आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका पेपर CM1 विच इज एक्चुरियल मैथमेटिक्स। इनिशियली पुराने करिकुलम के हिसाब से इस पेपर को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये CT1, CT5 एंड CT4 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, CT1 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, CT5 लाइफ कंटिंजेंसीज एंड CT4 मॉडल्स। तो आपको लग रहा होगा यार बहुत ही अजीब सा काम हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। CT4 का जो कंटेंट है इसके अंदर, CT4 का जो कंटेंट है इसके अंदर, दैट इज जस्ट अ थ्योरेटिकल पार्ट। 10 मार्क्स का उसका वेटेज है। इसका वेटेज 55 मार्क्स का है और इसका वेटेज 35 मार्क्स का है। सो मिला के पेपर 100 मार्क्स का हो जाएगा। ये आपका पेपर पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है, CM1A एंड CM1B, जो कि 2 कंसेक्यूटिव डेज पे होगा। CM1A में 70% वेटेज है, CM1B की 30% वेटेज है। पेपर दोनों के दोनों ही 100 मार्क्स के आएंगे, बट जितने आपका 100 मार्क्स में से इसमें आएंगे ए में, उसका 70% मार्क्स इसमें ले लिए जाएंगे। जितने 100 में से इसमें आएंगे उसके 30% ले लिए, उसका 30% ले लिया जाएगा। दोनों को क्लब कर दिया जाएगा, आपके टोटल मार्क्स जो हैं निकाल लिए जाएंगे। वो आपके इन टोटल आउट ऑफ 100 माने जाएंगे। एंड इंडिविजुअली दोनों में पास होना कंपलसरी नहीं है। आपके लिए जो जरूरी है वो क्या है, दोनों का मिला के जो एग्रीगेट है आपका वो कट ऑफ या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे अब आपको ये भी लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत लंबा कोर्स हो गया। नहीं, CT1 का जो कोर्स था उसमें से इन्होंने 4 चैप्टर जो हैं डिलीट कर दिए हैं। CT5 का जो कोर्स था उसमें से कुछ चैप्टर डिलीट किए हैं और कुछ चैप्टर मर्ज कर दिए हैं। और इसमें आपके 3 चैप्टर्स जो हैं CT4 में जो पूछा था, CT4 में बेसिकली प्रैक्टिकल है उसका। CM1 के अंदर उस चीज़ का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स कैसे बनाए जाते हैं, मॉडल्स बनाने हैं टाइम प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, मॉडल के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो सब चीज़ें जो कि 10 मार्क में आपसे थ्योरेटिकल पार्ट में पूछी जाएंगी। चलिए, तो स्टार्ट हम करते हैं CM1 से, दैट इज जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, दैट इज चैप्टर 4। चैप्टर 4 इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चैप्टर 4 इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो, पहले ये जान लेते हैं मनी क्या है, फिर देखेंगे हम उसकी टाइम वैल्यू क्या है। मनी क्या होता है? मनी इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Money is something that can be used as medium of exchange। अब जब हम medium of exchange की बात करते हैं, इसका मतलब जिसको दे के हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएं, या फिर जिसको दे के कोई हमसे गुड्स, हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो खरीद सके। जैसे करेंसी नोट्स होते हैं, ये भी क्या है, ये भी एक मनी है। प्लास्टिक मनी यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वर्चुअल मनी वो क्या हो गया, जैसे वॉलेट पेमेंट हो गई, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, ये सब हो गया। नेट बैंकिंग से भी हम करते हैं। तो पेपर मनी भी होती है, विच इज जैसे ये चेक्स या पे ऑर्डर या ड्राफ्ट होते हैं, ये सब भी मनी का ही पार्ट है। ये तो हो गया मनी होती क्या है। मनी की और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, बट हम ज़्यादा इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं जाएंगे। तो हमें जो मनी की डेफिनेशन से मतलब है जिसको कि हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब आती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू मतलब टाइम के साथ मनी की वैल्यू में क्या चेंज आता है। टाइम के साथ साथ मनी की वैल्यू में क्या चेंज आ सकता है। देखो, अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में देखें तो वो अलग डेफिनेशन हो जाएगी, बट हम अभी फाइनेंस की टर्म में बात कर रहे हैं। फाइनेंस की टर्म में अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले एक चीज डिस्कस करता हूं, उसके बाद हम जान पाएंगे कि मनी जो टाइम वैल्यू है होता क्या है। एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल सा आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछता हूं कि मैंने एक टाइम लाइन बनाई। अब आप बोलोगे टाइम लाइन क्या होता है? एक होती है नंबर लाइन। नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लेते हैं, यानी कि ऑल रियल नंबर्स हम प्लॉट करते हैं। बट यहां जब हम बात कर रहे हैं डिपॉजिट की, तो हम करंट पे कराएंगे, रिवर्स में जाके, बैक टाइम में जाके तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हम नंबर लाइन की बजाय टाइम लाइन लेके चलते हैं। टाइम लाइन जो कि 0 से स्टार्ट होती है, और अगर 5 साल है तो 5 तक हो जाएगा, 1 ईयर है तो 1 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है इसमें। चलिए, मान लो मैंने एक टाइम लाइन ली जिसमें 0 को मैं 9 मान रहा हूं,
1 जो है मैं आफ्टर 1 ईयर मान रहा हूँ, 1 को मैं आफ्टर 1 ईयर मान रहा हूँ। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन है एक आपसे, मैंने आपको 10,000 रुपये देने हैं, मैंने आपको 10,000 रुपये देने हैं, मैंने कहा 10,000 आज ले लो या 10,000 एक साल बाद ले लेना। 10,000 आज ले लो या 10,000 एक साल के बाद ले लेना। आपका क्या जवाब होना चाहिए? बीइंग अ रैशनल पर्सन, आपका क्या जवाब होना चाहिए? देखो, शर्मो शर्मी में आप कह सकते हो कोई बात नहीं, आपके पास पड़े हैं, हमारे पास पड़े हैं, बात एक ही है। नहीं, आप रैशनल थिंकिंग की बात करो। आप क्या सोचते हो कि अभी मिल जाएं या एक साल बाद मिले? यस, तो आपका जवाब है ना। क्या रीजन है इसके पीछे कि आप चाहते हैं कि पैसे आज ही मिल जाएं? देखो, सबसे पहली चीज रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। सबसे पहली चीज रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। देखो, देखने में बातें, देखने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, कोई बात नहीं, आपके घर पड़े मेरे घर पड़े एक ही बात है, बट असल में जो पैसा मेरी अपनी जेब में वही मेरा अपना है। किसी के पास पड़ा है, एक कभी भी नीयत उसकी खराब हो सकती है, उसकी नीयत ना खराब हुई, भगवान की नज़र खराब होगी तो भी मेरे पैसे तो गए। सो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जो है एक रीज़न है कि अभी तो मिल रहे हैं, हो सकता है एक साल के बाद ये पैसे ना मिले तो फिर क्या होगा। तो इसलिए आप चाहते हो अभी मिल जाएं, तो इसके रिजल्ट भी क्या है? नाउ। दूसरी चीज, आप कहते हैं इन्फ्लेशन तो है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब चीजों की कीमतें बढ़ रही होती हैं, प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। अब इन्फ्लेशन की वजह से आपको लगता है कि एक साल बाद जितने पैसे मेरे पास 10,000 अगर आज मिलते हैं तो उससे जितना सामान आएगा एक साल बाद उतना तो नहीं आएगा, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी होंगी। तो आप कहते हो यार कि मैं सिर्फ जरा सा अच्छा बनने के चक्कर में क्यों मैं अपना नुकसान करूं कि एक आज ही सामान ले लेते हैं ना। तो फिर आपने बोला जी नाउ, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब बातें चल रही हैं जिसकी वजह से आपने बोला था नाउ। तीसरा आता है सेक्रीफाइस ऑफ सेटिस्फेक्शन। तीसरा आता है सेक्रीफाइस ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखो, कभी भी हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, कोई भी हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें उससे मिलती है, हम उसको कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करते हैं तो हमें उससे मिलती है सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कंज्यूम करते हैं तो हमें उससे मिलती है सेटिस्फेक्शन। अब जब मुझे सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम ही रहना है, आज भी 10,000 रुपये में जितना मेरा सामान आएगा, अगर मान लो इन्फ्लेशन नहीं भी है और एक साल बाद भी उतना ही सामान आएगा, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे आज ही मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे मान लो मैं ये कहूँ लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, ठीक है, आप 1.5 साल से, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, आप घर पे बैठे बैठे पक चुके हैं, आप घर वालों के पीछे पड़े हुए हैं जी, कहीं घुमाने ले चलो, कहीं घुमाने ले चलो। पापा ने बोला बेटा अगर इस साल चलना है हम चलते हैं नैनीताल, एक साल बाद चलोगे तो हम शिमला ले चलेंगे। आज चलना है नैनीताल, एक साल बाद चलोगे तो शिमला ले चलेंगे। जवाब क्या होगा? आज ही ले चलो ना। क्यों? शिमला और नैनीताल में क्या फर्क पड़ जाएगा? यानी कि सेटिस्फेक्शन का लेवल तो वही का वही रहना है, तो मैं क्यों इंतजार करूं एक साल के लिए? ठीक है, चलिए अब अपनी इस ऑफर को अगर मैं चेंज कर दूं, अपनी इस ऑफर को मैं अगर चेंज कर दूं, ऑफर अब बदल के क्या हो गई? मैंने बोला आज लेने हैं तो 10,000 ले लो, एक साल बाद लोगे तो मैं आपको 12,000 दे दूंगा, एक साल बाद लोगे तो मैं आपको 12,000 दे दूंगा। अब आपका जवाब क्या होगा? आप बोलोगे कोई बात नहीं, एक साल बाद दे देना। क्यों? आपने दिमाग में ना सारी कैलकुलेशन कर ली है। आपने कैलकुलेशन ये कर ली है कि अगर आज लेते हैं 10,000, बैंक में जमा भी कर दिए तो 10,500, 10,600, मगर ये तो हमें दे रहे हैं 12,000 रुपये, यानी कि आप रिस्क ऑफ डिफॉल्ट भी लेने को तैयार हो। ठीक है, अब आपने रिस्क ऑफ डिफॉल्ट को भी इग्नोर कर दिया कि बोला कोई बात नहीं, एक साल बाद दे देना, आपके घर पड़े मेरे घर पड़े, बात तो एक ही है। इन्फ्लेशन, आपने बोला यार मैं पिछले इतने सालों से देखता आ रहा हूँ या देखती आ रही हूँ, इंडिया में इन्फ्लेशन 7-8% से ज़्यादा तो नहीं होती है। ठीक है, जो दिखाई जाती है, ठीक है, एक्चुअल में बात नहीं कर रहा मैं, जो दिखाई जाती है वो इन्फ्लेशन 7-8% से ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर 10,000 के 10,800 भी लग गए तो भी क्या हो गया? 12,000, 1,200 रुपये तो फिर बचेगा। ठीक है,
आप इन्फ्लेशन भी इग्नोर कर रहे हो। आप सेटिस्फेक्शन भी, सेक्रीफाइस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी करने को तैयार हो। क्यों? क्योंकि आपको पता 10,000 से जो सामान आएगा 12,000 से उससे ज़्यादा आएगा, एंड मोर कंजम्पशन मीन मोर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो आप 10,000 के बदले 12,000 लेने के लिए 1 साल वेट करने को भी तैयार हो। अब वही मैं आपके नैनीताल शिमला वाले एग्जाम्पल पे अगर आ जाऊं, पापा ने बोला था जी अभी चलना है तो नैनीताल चलते हैं, या अभी चलना है तो शिमला चलते हैं। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है नैनीताल, शिमला या मसूरी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुलने दो, 1 साल रुक जाओ, मैं अगले साल तुम्हें, यहां पर तो शिमला है, 1 साल रुक जाओ, मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड ले चलूंगा। ठीक है, तो अब आप 1 साल क्या, आप 2 साल भी रुकने को तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सेटिस्फेक्शन के लेवल में इतना ज्यादा डिफरेंस है कि आप उस चीज के लिए टाइम का सेक्रीफाइस भी करने को तैयार, अपनी सेटिस्फेक्शन, करंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हो। ठीक है, अब हम जब बोलते हैं किसी भी चीज की कंजम्पशन से हमें क्या मिलता है, मैंने बोला सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगर सिर्फ उस चीज को कंज्यूम करने से सिर्फ हमारी जो यूज है उसका, सिर्फ यूज की बात करें ना, तो कोई भी अगर हम बात करें मुझे भूख मिटानी है, ठीक है, मेरी हंगर जो है उसको फुलफिल करना है, तो कोई भी सिर्फ हंगर फुलफिल करना ही अगर सेटिस्फेक्शन का क्राइटेरिया होता तो कोई भी बंदा ना 5 स्टार में जाकर डिनर ना कर रहा होता। ठीक है, क्योंकि रोड साइड ईटरीज, छोटे रेस्टोरेंट्स, ढाबा कुछ भी होते हैं, वहां पर आपको ज्यादा फ्रेश फूड और ज्यादा सस्ता फूड मिल जाएगा, मगर फिर भी लोग जो है ना 2,500 रुपए दे के या 4,000 रुपए दे के मारा के अंदर बुफे के लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर सिर्फ यूज को देखा जाए सेटिस्फेक्शन का क्राइटेरिया, तो कोई भी बंदा एप्पल का फोन ना लेता, क्योंकि एप्पल के फोन के कंपैरिजन में अगर आप कोई भी ठीक ठाक रेंज वाला 25-30 हज़ार वाला फोन ले लेते हैं, सारे के सारे फीचर्स ऑलमोस्ट उसके अंदर मिल जाएंगे। और फोटो तो मुझे लगता है, क्योंकि जितने फिल्टर ये चाइनीज फोन यूज करते हैं ना, तो फोटो तो उसमें एप्पल के आईफोन से भी ज्यादा अच्छी आती होगी। ठीक है, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं कहीं वो ये बोलते हैं एप्पल के फोन में फोटो अच्छी नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो आपकी ना असली चेहरा दिखा देता है, इसलिए लोगों को ना थोड़ा पसंद नहीं आता है। तीसरा, अगर टाइम देखना ही एक सेटिस्फेक्शन का एक यूटिलिटी होती घड़ी की, तो कोई भी रोलेक्स तो ना लेता। ठीक है, 200 रुपये वाली घड़ी भी वही टाइम दिखाती। किसी ने पूछा था कि यार तुम जो है 2 लाख वाली घड़ी पहनते हो, तो घड़ी तो 200 वाली भी आप सही टाइम दिखा देती है, तो क्यों आप 2 लाख वाली घड़ी पहनते हो? तो उसका जवाब ये था, 200 वाली घड़ी ना टाइम सही दिखाती है, मैं मानता हूं, पर जो 2 लाख वाली घड़ी है ना, वो मेरा सही टाइम दिखाती है। 2 लाख वाली जो घड़ी है वो ये बताती है कि मेरा टाइम सही चल रहा है। सो हम जब यूटिलिटी की बात करते हैं, सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, तो सिर्फ हम उस चीज का यूज नहीं देखते, हम उसमें अपने ना पर्सनल प्रेफरेंसेस को भी जोड़ देते हैं। तो मैंने बात आपसे ये की थी, ये हम थोड़ा सा ट्रैक से डाइवर्ट हो गए। मैंने बात ये की थी कि 10,000 के बदले में आप 12,000 के लिए 1 साल वेट करने को तैयार हो। इसका मतलब 1 साल के अंदर जो आपकी मनी की वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 2,000 रुपए का। तो ये जो 2,000 है ना, दिस इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दिस इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, मैंने ये तो नहीं कहा इस टेबल पे 10,000 रखें, इस टेबल पे 12,000 रखें, जो उठाने उठा लो। तो फिर अगर आप 10,000 उठाते हो फिर तो अभी बेवकूफ हो। ठीक है, मैंने आपको बोला 1 साल वेट करो, तो मैं 10,000 के बदले तुम्हें 12,000 देने को तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, चलिए, एक लेमैन की टर्म में, ये तो हमने टेक्निकल डेफिनेशन इसकी यूज की, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक लेमैन की टर्म में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट, या हिंदी में आप बोलते हैं ब्याज। सो इंटरेस्ट तो हमने पढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट तो हमने 7th क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया था। 7th क्लास में हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। तो यही हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट हमने इसकी बताया सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट 2 तरह के होते हैं।
अब पहली बात ये आती है, कोई इंटरेस्ट देगा क्यों, कोई भी इंटरेस्ट देगा क्यों? तो क्यों आपने, अगर मान लो मैंने कहा मैं आपसे 10,000 रुपये ले रहा हूं, एक साल बाद मेरे से 11,000 ले लेना, क्यों दे रहा हूं? बहुत अच्छे लगते हैं आप मुझे इसलिए 11,000 दे रहा हूं? नहीं, मैं आपके पैसे को इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए 10,000 के बदले में 11,000 दे रहा हूं। आप बैंक से लोन लेते हो, ठीक है, आप बैंक का पैसा इस्तेमाल करते हो, आप किसी का घर किराए पे लेते हो, उसके घर को इस्तेमाल करते हो, तो जो भी आप किसी को किसी की चीज को इस्तेमाल करने में के बदले में कंपनसेशन देते हो वो उसका रिवॉर्ड है। तो इंटरेस्ट भी क्या हुआ? इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड, इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड पेड बाय बोरोर ऑफ द मनी टू द लेंडर ऑफ द मनी। यानी कि एक बोरोर जो है लेंडर को उसके पैसे लेने के बदले में जो कंपनसेट करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अब जैसे मान लो मैंने हाउसिंग लोन लिया, पहले मैंने बैंक से लोन लिया, पर्सनल लोन, तो बैंक कौन है? बैंक लेंडर है, मैं बोरोर हूं, मैं उसको इंटरेस्ट पे करूंगा, ठीक है, जो भी परसेंटेज होता है 7-8% वो दूंगा। मैंने हाउसिंग लोन लिया तो मैं बोरोर हो गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लेंडर हो गई, जो भी 6.9 या 7% के आसपास इंटरेस्ट होता है वहां पे करूंगा, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें बैंक जो होता है ना बोरोर की तरह काम करता है, बैंक जो है बोरोर की तरह काम करता है एंड हम जो है लेंडर हो जाते हैं। अब आप सोचो कि हम भी बैंक को पैसा उधार देते हैं। हाँ, जब आप बैंक में एफडी करते हो तो बैंक आपको उसके बदले में इंटरेस्ट देता है। क्यों? आपने अपना पैसा उठा के बैंक को दे दिया, तो बैंक बोरोर हो गया और आप क्या हो गए? लेंडर हो गए। बैंक आपको कोई बॉन्ड इशू करता है। अब बॉन्ड क्या होता है वैसे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बॉन्ड्स को पूरा चैप्टर है हमारा इसके ऊपर। यहां हम बात कर रहे हैं बॉन्ड क्या होता है। यहां हम बात कर रहे हैं बॉन्ड्स में कि जब एक गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, अब ये मत बोलना गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट तो नोट छाप ले, मशीन तो घर की है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये फिर हम इकोनॉमिक्स में घुस जाएंगे अगर इसको मैं एक्सप्लेन करने आया। गवर्नमेंट को जब भी पैसा चाहिए होता है वो आरबीआई को बोलता है। आरबीआई जो है पब्लिक को बॉन्ड्स इशू करता है। बॉन्ड्स का मतलब होता है कि एक आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जिसमें कि आपको बोला जाता है कि आप इतने पैसे दो, हम आपको हर साल इतना इंटरेस्ट पे करेंगे और इतने टाइम के बाद आपके पैसे वापस कर देंगे। गवर्नमेंट के पास जब टैक्स कलेक्शन से पैसा आता रहता है उसके बाद वो 4-5 साल तक जो पैसा बचता है उससे वो अपनी जो बॉन्ड्स हैं उसको रिडम्पशन यानी कि पैसा पब्लिक का वापस कर देते हैं। तो जब बॉन्ड इशू किए आरबीआई ने, बॉन्ड इशू किए आरबीआई ने, तो आरबीआई कौन हो गया? बोरोर हो गया, ठीक है। आपने पैसे बॉन्ड्स खरीदे हैं, आपने आरबीआई को पैसा दिया, उसके बदले में आरबीआई आपको इंटरेस्ट देगा, तो आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए। आप बोलते हो हम तो ना रिजर्व बैंक को भी पैसा उधार देते हैं। कभी अगर कल को जैसे रेगुलर बेसिस में फोन आते रहते हैं, कॉल आते रहते हैं कि हाँ जी सर आपको लोन चाहिए, तो आप क्या जवाब दे सकते हैं? आप ये कह सकते हैं आप हमें लोन दोगे, हम तो रिजर्व बैंक को भी लोन देते हैं, ठीक है। सो जब भी आप कोई बॉन्ड्स खरीदते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो इसका मतलब है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई को लोन दे रहे होते हैं। चलिए, ये तो हो गया कि इंटरेस्ट होता क्या है, कौन देता है, कौन लेता है, बोरोर कौन होता है, लेंडर कौन होता है। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड अपॉन 100 जो होता है इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड अपॉन 100 इंटरेस्ट होता है। अपॉन 100 इसलिए लिखवाया जाता था क्योंकि छोटी क्लास में ना ये समझ नहीं होती थी कि जो आर है वो परसेंटेज में है। अब हमारा पीआरटी फॉर्मूला हो गया। हम पीआरटी ना यूज करके हम यूज करेंगे फॉर्मूला सी इंटू आई इंटू एन, यानी पी के बदले में सी, आर के बदले में आई और टी के बदले में एन। सी इज फॉर कैश फ्लो, वहां पी प्रिंसिपल होता था, यहां सी कैश फ्लो। वहां पर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, यहां पर आई को हमने इंटरेस्ट रेट बोल दिया, ठीक है। टी टाइम पीरियड होता था, यहां पर हमारा एन नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स हो गए, हमारा नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स हो गया। अब आप बोलोगे अच्छा भला एक तरीका था तो जरूरी क्या थी ये नई नोटेशन बनाने का? हमारे स्टडी मटेरियल में जो नोटेशंस हैं हमें उन्हीं नोटेशंस को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस करने होंगे,
ठीक है, तो इसलिए हम जो प्रीवियस नोटेशंस हैं उसको दिमाग से निकाल दो, मेथड को ध्यान रखो बट नोटेशंस को हम भूल जाते हैं। चलिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो टाइम 0 पे मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, इसका मतलब मेरा सी क्या हो गया, 10,000 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट 10% का है, सिंपल इंटरेस्ट 10% का है। मैं जानना चाहता हूं 5 साल बाद मुझे कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 5 साल बाद कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो मेरा आई का फॉर्मूला क्या है, सी इंटू आई इंटू एन। सी क्या है, सी क्या है 10,000, आई क्या है 10%, एन क्या है 5। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया 10,000 इंटू 0.10 इंटू 5 दैट इज 5,000। ठीक है, ये मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। क्या मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट में है, क्या मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट में है? नहीं, मुझे ये मतलब है मेरे पैसे वापस कितने आएंगे, यानी कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट की बजाय किस में है, मेरा इंटरेस्ट है एक्यूमुलेटेड अमाउंट में। ठीक है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या होता है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट ए इज इक्वल टू होता है, ए इज इक्वल टू होता है मैंने क्या लगाया था और क्या मुझे मिला, यानी कि सी प्लस आई। ए इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो देखो सी क्या था, सी तो सी था, आई क्या था, सी इंटू आई इंटू एन था। ठीक है, इसमें से सी मैं कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आई एन बचेगा। तो ए इज इक्वल टू हो गया सी इंटू 1 प्लस आई एन। तो हमारे इसी क्वेश्चन को अगर मैं वापस विजिट करूं, टाइम 0 पे मैंने 10,000 लगाए, टाइम 5 पे मुझे एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना मिलेगा मैं जानना चाहता हूं, जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% का, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 10% का। तो वैसे तो 5,000 इंटरेस्ट निकाला था, 10,000 में उसको ऐड कर दो तो 15,000 आ गया, बट मैं फॉर्मूला ये यूज करता हूं, ए इज इक्वल टू सी 10,000 इंटू 1 प्लस आई इंटू एन। आंसर इज 15,000, आंसर इज 15,000। तो a इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आई एन, 15,000 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसके हम कुछ वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एन इन्वेस्टर पुट्स 20,000 in a saving account that pays 8% simple interest at the end of each year. Compare how much the investor would have after 5 years if the money was invested for 5 years. ये तो पहले वाला जैसा अभी क्वेश्चन किया वही हो गया। इसका सेकंड पार्ट पे फोकस करो। Invested for 3 years then immediately reinvested for further 2 years. उसने पहले 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया। हम अपने ही क्वेश्चन को दोबारा से विजिट करते हैं। यहां पर जैसे हमने 5 साल के लिए इकट्ठा इन्वेस्ट कर दिया था, इसकी बजाय अगर हम ये कहते कि हमने 3 इयर्स के लिए पहले इन्वेस्ट किया, फिर बाद में एक बार पैसे की झलक देखी और वापस उसको 2 साल के लिए दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा, देखो पहले मैंने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 10,000 इंटू 1 प्लस आई इंटू 3, ठीक है, दैट इज कितना हो गया? ये हो गया मेरा 13,000 रुपए। ठीक है, अब ये 13,000 रुपए को मैंने निकाल लिया और अगर मैं दोबारा इन्वेस्ट करने गया तो मेरा ये क्या हो जाएगा? अब मेरा ये प्रिंसिपल हो जाएगा। अब ये 13,000 इंटू 1 प्लस 0.10 इंटू 2 मेरा हो जाएगा 15,600 का अमाउंट। यानी कि पहले केस में मुझे 15,000 मिल रहा था, सेकंड केस में मुझे 600 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। दिस इज जस्ट बिकॉज मैंने 3 साल के बाद उस पैसे को रीइन्वेस्ट कर दिया था। तो अगर मैं यही अकल मुझे 3 साल के बाद के बजाय 1 साल बाद आ जाती तो हो सकता है मैं 1+4 के लिए इन्वेस्ट करता। अगर मैं 1+4 करूं या 4+1 करूं एक ही बात है।
3+2 करूं या 2+3 करूं एक ही बात है, ठीक है। बट अगर मैं डायरेक्टली 0 to 5 करता हूं तो उसमें फर्क आएगा। 0 to 5 में आपको कम पैसा मिलेगा, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट क्या मान के चलता है, सिंपल इंटरेस्ट ये मान के चलता है कि आपने जो ओरिजिनली प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था, आपको इंटरेस्ट उसी के ऊपर मिलने वाला है। आपको जो इंटरेस्ट है, जितना आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, ये मालूम चल गया कि 3+2 करने पर समझदारी जो दिखाई आपने, उससे आपको 600 रुपए का एडिशनल बेनिफिट मिल गया है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले तो ना ये जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। देखो, अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, से एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं 10% सिंपल इंटरेस्ट और दूसरी ऑप्शन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10%। अगर 10% सिंपल इंटरेस्ट हो तो मान लो मैंने 10,000 रुपया प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था, 10% का रेट है, मुझे क्या इंटरेस्ट मिलेगा? मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 1,000 रुपये। मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा? मेरा अमाउंट हो जाएगा 11,000 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इंटरेस्ट आपको हमेशा किस पे मिलता है? ओरिजिनल प्रिंसिपल पे, यानी कि 10,000 पे मिलेगा। आपके चाहे 11,000 रुपये हो चुके हैं, बट इंटरेस्ट आपको 10,000 पे ही मिलने वाला है। तो आपके पास चाहे प्रिंसिपल सी जो है 11,000 हो चुका है, बट इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा वो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही मिलेगा 1,000 का। आपके पास हो जाएंगे 12,000। आपके लिए प्रिंसिपल फिर से 1,000 ही रहा, सॉरी 10,000 रहा, इंटरेस्ट मिला 1,000, 13,000, फिर हो गया 14,000, फिर हो गया 5वें साल के एंड पे 15,000, ठीक है। इट मीन्स कि आपका हर साल 1,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। हर साल के इंटरेस्ट का अमाउंट सेम है, क्यों? क्योंकि हर साल इंटरेस्ट जो मिल रहा है किस पे मिल रहा है? ओरिजिनल प्रिंसिपल पे मिल रहा है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है व्हेन यू आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का मतलब कि जो आपको इंटरेस्ट आपने एक साल में कमाया है, अगले साल में वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका प्रिंसिपल बढ़ जाएगा और आपको एक इंक्रीज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे सी अगर मैं कहूँ तो फर्स्ट इसमें 10,000 है, इंटरेस्ट 1,000 का मिला, आपके पास अमाउंट हो गया 11,000 का। अब आपके पास प्रिंसिपल बढ़ के 11,000 हो गया है। अब आपके पास प्रिंसिपल बढ़ के 11,000 हो गया है। आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1,000 का, आपका सॉरी 1,100 का, और आपका अमाउंट हो जाएगा 12,100 का। तो देखो 12,000 की जगह 12,100 हो गया। 100 रुपये का एडिशनल बेनिफिट है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने उस इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट कर दिया है। अब 12,100 के ऊपर आपको मिला 1,210, तो हो गया 13,310। 13,310 के ऊपर मिला 1,331, आपका हो गया 14,641। अब 14,641 के ऊपर आपको 14,640.10 का मिला, तो आपका हो गया 16,105.10। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको 1,100 इंटरेस्ट मिला, यहाँ 1,210 मिला, 1,331 मिला, यानी हर साल आपका इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो ग्रोथ होती है वो लीनियर होती है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो ग्रोथ होती है वो लीनियर होती है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, एक ना इसको एक्सेल में ग्राफ से समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो अगर हम कंपाउंड अमाउंट की बात करें तो कंपाउंड अमाउंट कैसे होगा। चलिए, यस, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं एक्सेल की जो शीट मैंने बनाई है, मैंने सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पे और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% पे 10 साल की वैल्यूज को कैलकुलेट कर रखा है। 10 साल की वैल्यूज को कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है। सी मेरा 10,000 है और इंटरेस्ट मेरा 10% का है। मैंने कैसे वैल्यूज कैलकुलेट की हैं ये अभी के लिए समझने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जैसे आपने कैलकुलेटर से किया था, सपोज वैसे ही मैंने भी कैलकुलेटर से किया हो। अब मैं देखता हूं कि अगर मैं इनको एक ग्राफ पे प्लॉट करता हूं, मैंने इनको सेलेक्ट किया। ग्राफ कैसे बनाते हैं ये हमारा सेपरेट टॉपिक है, इसको हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ हमारा जो टास्क है दैट इज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट
एक्सेल में ग्राफ कैसे बनाते हैं ये हमारा बाद में हम समझ लेंगे आराम से। तो इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मैंने इसमें लाइन चार्ट इंसर्ट किया, तो आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये लाइन जो थी ब्लू लाइन, ठीक है, ब्लू जो है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, और जो ऑरेंज लाइन है दैट इज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये स्ट्रेट लाइन है, पहले साल में दोनों का अमाउंट सेम है, पहले साल में दोनों का अमाउंट सेम है, सेकेंड ईयर में दोनों के बीच में 100 रुपये का गैप है, बट माइनर सा डिफरेंस है तो विजिबल नहीं है ग्राफ के ऊपर। अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो वो डिस्टेंस भी नज़र आए, डिफरेंस जो है वो भी नज़र आएगा। तो अब अगर मैं इस ग्राफ को 10 साल की बजाय 50 साल तक एक्सटेंड कर देता, अगर इस ग्राफ को मैं 10 साल की बजाय 50 साल तक एक्सटेंड कर दूं, तो देखेंगे आप कि ये जो ब्लू लाइन है ये तो तब भी एक स्ट्रेट लाइन ही जाएगी, बट ये जो ऑरेंज लाइन है ये इस तरह से गैप जो है इसके बीच में हर साल गैप जो है इंक्रीज होता चला जाएगा। तो वो लीनियर ग्रोथ है इसलिए स्ट्रेट लाइन में चलेगी, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसलिए एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा ग्राफ। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करना इज ऑलवेज बेटर, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करना हमेशा अच्छा रहता है। बट यहाँ पर बात ये आती है, क्या जब सबको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करना बेटर है, ठीक है, इसको हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ज़्यादा पैसा मिलता है, बट फिर भी लोग सिंपल का सीधा सा मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया, मुझे 1,000 इंटरेस्ट मिला, मैंने निकाल लिया, फिर अगले साल 1,000 इंटरेस्ट मिला, मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि लोग फिर जब कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छा है तो लोग सिंपल इंटरेस्ट पे यानी पैसा निकालते क्यों? दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। मान लो एक वैसे यंग इन्वेस्टर है जिसको कि रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, बट उसका जो उसने इन्वेस्ट कर रखा है, जो उसके ऊपर उसको ग्रोथ मिल रही है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? उसके पास तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। बट यही एक रिटायर्ड पर्सन की मैं बात करूं तो रिटायर्ड के केस में क्या होगा कि उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसी में से ही उसको अपना खर्चा चलाना है। तो वो क्या करेगा? वो इस कोशिश में रहेगा कि जो भी उसको पर इंटरेस्ट मिले वो मुझे क्या हो, मुझे मिल जाए, सो दैट कि मैं अपना जो खर्चा है वो चला सकूं। तो ही विल नॉट गो फॉर कंपाउंड, चाहे कंपाउंड में उसको इंटरेस्ट ज़्यादा, टोटल अमाउंट ऑफ जो ग्रोथ है वो ज़्यादा रैपिड रेट से हो रही है, बट खर्चा भी तो चलाना है ना, बचेंगे तो ही तो उस बड़े हुए पैसे को कंज्यूम कर पाएंगे। इसलिए जैसे मान लो रिटायर्ड है, उसको 20 लाख रुपया रिटायरमेंट मिला, उसने क्या किया, चाहता तो वो कंपाउंड पे भी इन्वेस्ट कर सकता था कि इन्वेस्ट करके छोड़ देता, अब इन्वेस्ट करके छोड़ देता तो खाता कहाँ से? तो उसने सोचा कि मुझे जो है ना, सपोज 6% साल का इंटरेस्ट मिलता है, वो कहता है 10,000 रुपये पर मंथ का मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, मेरा गुजारा चलता रहेगा, 20 लाख पड़े हैं, 20 लाख पड़े हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो ऐसे लोग सिंपल इंटरेस्ट के लिए जाते हैं। बट जो यंग इन्वेस्टर हैं, क्योंकि उनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होता है और उनको उस ग्रोथ की जो इंटरेस्ट है उसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उसको री इन्वेस्ट करते हैं। व्हेन यू री इन्वेस्ट द इंटरेस्ट अर्नड इन वन पीरियड फॉर द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है, तो आप उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है, आप उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फॉर्मूला क्या होता है। चलो अभी तक तो हमने बात कर ली कि कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अब देखते हैं ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए हमने छोटी क्लासेस में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज़ टू पावर T। अपॉन 100 मैंने कहा था बचपन में सिखाया जाता था, इसलिए अब हमें जरूरत नहीं है अपॉन 100 की, तो फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R रेज़ टू पावर T हो गया। हमारा फॉर्मूला A इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस I रेज़ टू पावर N हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला C इंटू 1 प्लस I रेज़ टू पावर N हो जाता है। C इज द कैश फ्लो, I इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, N इज द टाइम पीरियड। I इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप बोलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है?
इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आप डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फॉर द टाइम बीइंग आप समझ लो, इफ यू आर गिवन द इंटरेस्ट रेट और इफ यू आर गिवन द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, वन एंड द सेम थिंग है आपके लिए। मतलब जब तक सिंपल इंटरेस्ट स्पेसिफाई ना कर दिया जाए, वी शुड कंसिडर इट एज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जब तक सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोला जाएगा तब तक हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट ही मान के चलेंगे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो वही सेम क्वेश्चन जो पिछले हमने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था, 10,000 का प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट रेट 10% था। वहां मैंने ब्रैकेट में, याद होगा, सिंपल इंटरेस्ट SI लिखा था, यहां कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कंपाउंड है। मैं जानना चाहता हूं 5 साल के बाद अमाउंट क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट में पहले हमें इंटरेस्ट मिलता है और उसके बाद हम अमाउंट निकालते हैं C+I करके। यहां पर हमें जो इंटरेस्ट रेट है दिया हुआ, इससे हम डायरेक्टली कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे। A इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू 1 प्लस आई रेस्ट पावर n, C इंटू 1 प्लस आई रेस्ट पावर n। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे 16105.10। अगर याद हो, मैंने पहले जो कैलकुलेट इसमें करके देखा था हमने, सेम यही आया था, तो हम उस पर नहीं जा रहे, हमने इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है। यानी कैलकुलेटर में 1.10 रेस्ट पावर 5 कैलकुलेट किया और उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, ये बात तो ठीक है। ठीक है, 16105.10, ये तो बहुत ही सिंपल सा केस हो गया। अब जैसे उसमें हमने क्या किया था, पहले निकाला था इंटरेस्ट और बाद में निकाला था अमाउंट। यहां पर हम पहले क्या निकालेंगे, यहां पर हमने पहले अमाउंट निकाल लिया। सो इफ वी रिक्वायर द इंटरेस्ट अमाउंट, तो A इज इक्वल टू हम जानते हैं C+I होता है, तो A माइनस C इज इक्वल टू I हो गया। ठीक है, इसका मतलब C इंटू 1 प्लस आई रेस्ट पावर n माइनस C इज इक्वल टू I हो गया। C कॉमन ले लूं तो 1 प्लस आई रेस्ट पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू I हो गया। तो अगर आपको इंटरेस्ट निकालना हो तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो एक बार, या सेकंड देख लेते हैं। चलो, फाइंड द एक्यूमुलेशन ऑफ अ पेमेंट ऑफ 10,000 फॉर 8.75 ईयर अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 13% पर annum। अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 13% पर annum। चलिए, 10,000 इन्वेस्ट किया था, 8.75 ईयर्स है, इंटरेस्ट रेट 13% है। सिंपल कैलकुलेशन, A इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 8.75। आपको लग रहा होगा ये फ्रैक्शनल पावर, डेसिमल में पावर है, तो ईयर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोई इशू नहीं है। जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, आपको एग्जाम के लिए FX82ES लेना है। ठीक है, कैसियो का FX82ES मॉडल आपको लेना है। इसमें जब आप कैलकुलेट करते हैं, आप लिखते हैं 10,000, मल्टीप्लाई का साइन बनाते हैं, 1.13 लिखते हैं, एक साइन है x रेज टू पावर का, x रेज टू पावर का साइन है, वो जब आप प्रेस करते हैं तो सीधा वो इसकी पावर में कर्सर ऊपर ब्लैंक ले जाएगा। वहां पर आप क्या डाल दोगे, यहां डाल दोगे 8.75 इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। और इसी केस में अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता तो मैंने क्या किया होता, 10,000 1.13 रेज टू पावर 8.75 माइनस 1 कर लेता, तो मेरा सीधा इस फॉर्मूले को यूज करके इंटरेस्ट का अमाउंट निकल आता कि 10,000 तो मेरा अपना था, 8.75 ईयर्स में मैंने इंटरेस्ट कितना अर्न किया, वो मैं ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, चलिए एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, अगर कभी की हो, जैसे अभी लेटेस्ट RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आई। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन होता है कि वो करंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो भी चेंज, मतलब बैंक रेट जो चेंज करती है कि इंटरबैंक रेट क्या होगा, तो इंटरबैंक रेट मतलब बैंक टू बैंक का रेट क्या होगा, उसके बाद रेपो रेट क्या होगा, ये सब चीज़ें क्या जो है वो डिसाइड करती है। और उसके बेसिस पे बैंक जो हैं आपके लिए
सेविंग अकाउंट का, एफडी का, हाउसिंग लोन का, इन सब इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं कि आपको क्या, कस्टमर से वो कितना चार्ज करेंगे या कस्टमर को कितना देंगे। यानी कि जैसे ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आता है तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हो जाता है। तो हमारा टास्क ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं तो क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं तो क्या होगा। तो हम बात करते हैं इन केस ऑफ चेंजिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, चेंजिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कुछ टाइम के बाद अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में आपकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू रहे वो क्या होगी। ठीक है, चलिए जैसे मान लो आपने ₹100 इन्वेस्ट किए थे, एक फर्स्ट पीरियड है जिसका टेन्योर सपोज T1 है, यानी कि ये 0 से T1 हो गया। अगला टाइम T2 नहीं है, इन दोनों के बीच का गैप जो है T2 ईयर्स का है, T2 टाइम पीरियड है, यानी कि ये टाइम क्या हो गया, T1 प्लस T2 हो गया। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ गैप से मतलब है। पहले पीरियड का इंटरेस्ट रेट I1 है, दूसरे पीरियड का इंटरेस्ट रेट I2 है, तीसरे पीरियड का इंटरेस्ट रेट जो है सपोज T3 का I3 है, और nth पीरियड का इंटरेस्ट रेट जो है Tn-1 से Tn के बीच का इंटरेस्ट रेट In है, इंटरेस्ट In है। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं कि अगर हम ₹C इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो Tn टाइम के बाद अमाउंट कितना होगा। देखो पहले अगर मैं बात करूं सिर्फ T1 टाइम की, तो मेरा T1 टाइम के बाद अमाउंट इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये अमाउंट अगले आने वाले टाइम के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। पहले C प्रिंसिपल था, अब 1 + i⁻T1 अमाउंट हो चुका है। ये किस टाइम पे है, ये T1 टाइम पे अमाउंट हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं कि मेरा ये अमाउंट बन चुका है, मेरा ये अमाउंट बन चुका है, अब इसके ऊपर I2 रेट से T2 पीरियड के लिए T1 और अगला जो टाइम पीरियड है, सपोज ये टाइम पीरियड 1 था, ये टाइम पीरियड 2 तक का था, तो 1 से 2 के बीच का गैप सपोज T2 है, तो 1 + i⁻T2 हो गया। यानी अब आपका ये 1 टाइम पे अमाउंट आ रहा था, ये आपका 1 टाइम पे अमाउंट आ रहा था। अब अगर आप 2 टाइम पे अमाउंट देखेंगे तो 2 टाइम पे आपका अमाउंट ये हो गया। मान लो थर्ड पीरियड का एंड कहां हुआ, जब 2 टाइम के बाद T3 टाइम और बीच में ऐड हो गया, तो अब ये प्रिंसिपल हो गया। इस प्रिंसिपल को जब हम 1 + i⁻T3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका अमाउंट आफ्टर 3 हो जाएगा। एंड इन द सेम वे, मूविंग इन द सेम वे, हमारा n टाइम के बाद जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, C × 1 + i⁻T1 इंटू 1 + i⁻T2 और चलते चलते 1 + in⁻Tn हमारा, यानी कि ये जो हमारा टाइम पीरियड था, जो भी n-1 और n के बीच का टाइम पीरियड था, वो क्या था, वो Tn टाइम पीरियड था। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड अमाउंट आफ्टर n ईयर हो गया। ठीक है, इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो एक बार। मुस्कान borrowed some money at the rate of 6% per annum for the first 3 years। पहले 3 साल जो है 6% है, फिर उसके बाद 8% अगले 5 साल के लिए है और 13% अगले 8 साल के बाद के लिए है। If the total interest paid by her at the end of 11 years is 7625, तो बताओ कितना पैसा उसने बोरो किया था। 6% पहले 3 साल के लिए, फिर अगले 5 साल के लिए और उसके बाद 13। अगर मैं टाइम लाइन पे देखूं तो 6% पहले 3 साल के लिए, 3 से 8 के लिए 8% और 8 के बाद 13% है। और हमें बोला गया है, पता नहीं कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, बट उसको जो इंटरेस्ट मिला है दैट इज 7625 का इंटरेस्ट मिला है। तो वैसे अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो क्या होगा, पहले देखते हैं अमाउंट क्या होगा। C × 1.06 raised to power 3
इंटू 1.08 रेज़ टू पावर 5 इंटू 1.13 रेज़ टू पावर 3। पहले 3 साल, फिर 5 साल और उसके बाद 8 से 11 के बीच में 3 साल। बट ये तो अमाउंट हो गया। इस अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल को कर देता हूं माइनस, तो मेरा निकल आएगा इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट मुझे कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट दिया हुआ है 7625। इसमें से अगर मैं C कॉमन ले लेता हूं तो 1.06 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1.08 रेज़ टू पावर 5 इंटू 1.13 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1। इसकी मैं कैलकुलेशन कर लूँगा। जो भी आंसर इसकी कैलकुलेशन करके आएगा मैं सीधा x रेज़ टू पावर -1 यानी कि उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। कैसे रेसिप्रोकल करूंगा? कैलकुलेटर के अंदर सीधा -1 का जैसे आप करोगे, उस बटन को प्रेस करोगे, वो सीधा क्या करेगा? आंसर जो भी आपका स्क्रीन पर आंसर है उसकी पावर -1 कर देगा। तो ये इधर आके डिवाइड हो गया। उसको फिर मैं 7625 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरा C का सीधा वैल्यू निकल आएगा। आप चाहें तो इसको अलग से कैलकुलेट भी कर सकते हैं और कैलकुलेट करके 7625 से इधर लाके डिवाइड कर सकते हैं। और जब आप डिवाइड करेंगे यानी कि इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू आपने डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 कम से कम 5 प्लेस तक आपने लेके चलनी है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर ली, फिर 7625 डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू कर दिया तो आपका C का वैल्यू निकल आएगा। जैसे हमारे केस में हमने जो कैलकुलेट किया इसका, तो इसका आंसर आ रहा है 4999.80, बट हम राउंड ऑफ करके इसको 5000 लिख देंगे। अगर आप इसको 499.80 भी लिख देते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक जो कॉमन सेंस है वो हमारी क्या कहती है? फाइंड द अमाउंट शी बोरोड। हम ये जानना चाहते हैं। अगर मुझे मान लो किसी को 4990 रुपये भी देने हैं ना, किसी से मैंने ले रखे थे और मैं किसी से लोन लेना चाहता हूँ, तो ये तो नहीं है कि मैं कहूँगा भैया मुझे 4990 रुपये उधार चाहिए, मैं बोलूँगा 5000 उधार चाहिए। तो अगर ये 499.80 आ रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज कि उन्होंने 7625 का इंटरेस्ट लिया है। हो सकता है इंटरेस्ट 7625 पॉइंट समथिंग आ रहा होता या 7624 पॉइंट समथिंग आ रहा होता, हमें नहीं पता क्या आ रहा था। उन्होंने राउंडेड फिगर उसकी 7625 ली है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है 4999.80 आ रहा है। तो आप इसके आंसर को सीधा 5000 लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी दोनों ही जो आंसर हैं करेक्ट हैं। दोनों के आंसर में आपको कोई जो है पेनल्टी नहीं लगेगी, दोनों में से आपने कोई भी आंसर अगर लिख दिया तो। ठीक है, चलिए इसका एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा जनरलाइज है, ये तो मैंने वैल्यूज लेके किया। एक ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। मनी एक्यूमुलेट्स इन अ फंड एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ आई ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर। पहले 5 साल तक आई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और उसके बाद 3 आई मिल रहा है। 1 की डिपॉजिट की है टाइम 0 पे। अब आप बोलोगे कैसे, गरीबों से पाला पड़ा है हमारा, 1 रुपये इन्वेस्ट कौन करता है? ठीक है, यहां पर हम 1 रुपी, एक तरह से ये भी हो सकता है कि यूनिटरी मेथड की हम बात कर रहे हो। मैंने बोला मेरा एक काम करना, मेरा ना 1 इन्वेस्ट कर देना। तो हो सकता है कि हमारी एक कोड लैंग्वेज है कि जब मैं बोलूँगा 1 इन्वेस्ट करना, इट मीन्स मेरा 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देना। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड के हिसाब से चल रहे हैं कि अगर इन्वेस्ट किया पहले 5 साल के लिए, इंटरेस्ट रेट है I, इसके बाद इंटरेस्ट रेट है 3I। 1 इन्वेस्ट किया था, जब 10 साल के बाद देखा तो उसकी वैल्यू 5.083 थी, और जब हमने 20 साल के बाद देखा तो उसकी वैल्यू 55.486 थी। हम जानना चाहते हैं कि 12 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। हमें इंटरेस्ट रेट नहीं पता I कितना है, तो एक काम करते हैं, हमारी 2 इक्वेशन बनने वाली हैं, वो हम पहले वैल्यूज ही निकाल लेते हैं I की। 1 रुपी अगर मैं 10 साल तक देखता तो पहले 5 साल तक मुझे I देना पड़ता, इसके बाद मुझे 3I मिलता अगले 5 साल के लिए, एंड इज इक्वल टू 5.083 हो गया।
दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। फिर 1 प्लस आई रेज टू पावर 5 हो गया इंटू 1 प्लस 3i रेज टू पावर 15 हो गया इज इक्वल टू 55.486। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। मुझे इसको सिंपली सॉल्व करना है। सिंपली सॉल्व करने के लिए मैं इसको फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करूँ या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आई निकाल सकता हूँ। बट इट इज़ बेटर कि आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो सो दैट कि ये 1 प्लस आई पावर 5 तो दोनों ही केस में कट जाने वाला है, ये तो दोनों ही केसेस में कट जाने वाला है। 1 प्लस 3i रेज़ टू पावर, अगर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो तो पावर -10 आ जाएगी, वो आपको बेफालतू में कॉम्प्लेक्स करेगी चीज़ों को। तो इसकी बजाय हम क्या करते हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। तो 1 प्लस 3i रेज़ टू पावर 10 इज इक्वल टू 55.486 डिवाइडेड बाय 5.083। इससे आपकी 1 प्लस 3i रेज़ टू पावर 10 की वैल्यू कुछ आ जाएगी। तो आपका 1 प्लस 3i इज इक्वल टू ऑल दिस रेज़ टू पावर 1/10 हो जाएगा। तो 1 प्लस 3i रेज़ इज इक्वल टू आ जाएगा 1.27000। इसके बाद भी डेसिमल हैं बट मैं उन डेसिमल को नहीं लेके चल रहा बिकॉज मुझे तो 5 डेसिमल प्लेस काफ़ी थे। अब अगर मैं 1 प्लस 3i इज इक्वल टू मेरा ये आया हुआ है, अगर मैं यहाँ से 3i की वैल्यू निकालूं तो इट इज़ 0.27000। मैं अगर i की वैल्यू निकालूं तो इट इज़ 0.09 हो जाती है। ठीक है, तो अब मेरी i की वैल्यू आ चुकी है, मेरी i की वैल्यू आ चुकी है और 3i की वैल्यू दोनों आ चुकी हैं। अब मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क है मुझे बताना है 12 साल के बाद वैल्यू क्या होगी। 12 साल के बाद वैल्यू क्या होगी 1 रुपये की। तो पहले 5 साल तक तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे 5 साल तक मिलने वाला है 0.09 और 5 के बाद मुझे क्या मिलने वाला है 12 साल तक 0.27 मिलने वाला है अगले 7 साल तक। ठीक है, यानी +7 कर दिया तो टोटल मिला के तो मेरे 12 साल हो गए। अब जो होगा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 1 इंटू 1.09 रेज़ टू पावर 5 इंटू 1.27 रेज़ टू पावर 7। तो मिला के कितना पैसा हो गया, जो भी इसकी कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी वो आपका अमाउंट आफ्टर 12 ईयर्स निकल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है बिल्कुल। तो ये क्लियर हो गया आपको कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ चेंजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अब आते हैं हम नया टॉपिक, दैट इज इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक विच इज एक्यूमुलेशन फैक्टर। एक्यूमुलेशन फैक्टर, चलिए पहले समझ लेते हैं एक्यूमुलेशन फैक्टर होता क्या है। देखो, किसी ने 0 टाइम पे 1 रुपया इन्वेस्ट किया 5 साल तक के लिए, 0 पे इन्वेस्ट किया 5 साल तक के लिए, उसको अमाउंट मिलेगा 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 5। किसी ने 5 से लेकर 10 तक के लिए इन्वेस्ट किया, ऑब्वियसली बात है उसको भी a इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 5 ही मिलेगा। ठीक है, किसी ने 3 से 8 के लिए इन्वेस्ट किया, उसको भी 5 साल के लिए 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 5 मिलेगा। इस ए को, इस ए को और इस ए को देख के कोई ये बता सकता है कि ये 0 से 5 की इन्वेस्टमेंट थी, ये 5 से 10 की थी या 3 से 8 की थी, या इन जनरल बात करूं तो t से t प्लस 5 भी अगर कोई करता तो 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 5 होता। तो कोई नहीं बता सकता था कि ये इन्वेस्टमेंट t से t प्लस 5 तक की है। यानी कि एक्यूमुलेशन फैक्टर जस्ट क्या करता है, वो इस चीज को बीच में इनकॉर्पोरेट करना चाहता है कि देखने वाले को सिर्फ ए से नहीं मालूम चलता कि ये इन्वेस्टमेंट, ये तो मालूम चल जाता है इसको देख के कि 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, बट एक्यूमुलेशन फैक्टर की नोटेशन से हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि ये इन्वेस्टमेंट कौन से 5 साल की थी।
तो इसीलिए एक्यूमुलेशन फैक्टर जो है हमें क्या बताता है कि अगर किसी ने T1 टाइम पे 1 रुपया इन्वेस्ट किया हो, T2 टाइम तक के लिए इन्वेस्ट किया हो, तो टाइम गैप कितना हो गया, T2 माइनस T1 पीरियड्स हो गए। उसके पैसे बनते हैं 1 प्लस आई रेज टू पावर T2 माइनस T1। उसके पैसे बनते हैं 1 प्लस आई रेज टू पावर T2 माइनस T1। इसको हम सिर्फ A से डिनोट करने की बजाय इसको हम A T1 T2 से डिनोट कर देंगे। इसको हम सिर्फ A से डिनोट करने के बजाय A T1 T2 से डिनोट करेंगे। सो A T1 T2 को इन वर्ड्स क्या कहेंगे, मैंने यहां पर अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की है, ठीक है, मैंने यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा हूं। सेम एक्यूमुलेशन फैक्टर सिंपल इंटरेस्ट में भी होगा, मैं अभी बताता हूं उसको। A T1 T2 1 प्लस आई रेज टू पावर T2 माइनस T1 है। सो A T1 T2 को इन वर्ड्स क्या कहूं, इसको मैं इन वर्ड्स कहूंगा, इट इज द accumulated value of ₹1 invested at T1 and repayable at T2। यानी किसी ने अगर T1 टाइम पे 1 रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसको T2 टाइम पे क्या मिलने वाला है, ठीक है। सो एक तरह से ये 1 रुपये के रिलेशन में है तो यूनिटरी मेथड हो गया ये। अगर मैं A0n करता तो वो क्या होता, 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n हो जाता। A0n को फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सिंपली AN भी कह देते हैं, ठीक है, इसको हम AN भी कह देते हैं। तो जहां पर AN आ गया इसका मतलब है कि इट इज एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ₹1 इन्वेस्टेड एट टाइम 0 एंड रीपेबल एट टाइम n। ये मैंने बात की अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का केस हो तो, ये मैंने बात की अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का केस लेके चलूं, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का केस लेके चलूं तो वैसे T1 T2 क्या होना चाहिए, फॉर्मूला क्या कहता है, 1 रुपये प्रिंसिपल था, C इंटू 1 प्लस आई एन होता है, n मतलब यहां पर मेरा T2 माइनस T1 हो गया। मैं उसी फॉर्मूले से चल रहा हूं, याद रहे, C इंटू 1 प्लस आई एन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 1 प्लस आई इंटू T2 माइनस T1 A T1 T2 हो गया। अगर मैं A0n कहता तो क्या होता, 1 प्लस आई इंटू n हो जाता, ठीक है। A0n को मैंने क्या बताया, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम AN भी कहते हैं, बट क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि आप सिंपल इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए जरा। 100 is deposited at time 3 and accumulated amount at time 5 is 120। हमें A35 निकालने को बोला है। Also find the equivalent rate of interest assuming time in years। हमें equivalent rate of interest भी कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है जी किसी ने टाइम 3 पे 1 रुपया इन्वेस्ट किया, कितना, टाइम 3 पे उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, उसको 120 मिले। टाइम 3 पे 100 रुपये इन्वेस्ट किया, टाइम 8 पे उसको 120 मिले, सॉरी 5 पे 120 मिले, ठीक है। अगर कोई 1 रुपया इन्वेस्ट करता 3 पे तो उसको 5 पे क्या मिलता, A35 मिलता। कोई 2 रुपये इन्वेस्ट करता तो उसको क्या मिलता, उसको A35 मल्टीप्लाइड बाय 2 मिल जाता। भाई अगर 1 रुपये वाले को 1.2 रुपीज़ मिल रहे हैं तो 2 रुपये वाले को 2.4 मिलेंगे, 10 वाले को 12 रुपये मिलने वाले हैं। तो 100 रुपये वाले को क्या मिल जाएगा, 100 इंटू A35। मिल कितना रहा है, मिल रहा है 120। तो हमारा A35 क्या हो गया, हमारा A35 हो गया 120 डिवाइड बाय 100, दैट इज 1.20।
A35 हमारा ये हो गया। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है A35 निकालो, निकाल लिया। ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विवेलेंट एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर वैसे जनरल A35 की बात करें एज पर दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं A35 की बात करूं तो A35 क्या होता, ये होता 1 प्लस आई रेज टू पावर टाइम गैप, 1 प्लस आई रेज टू पावर टाइम गैप, 5 और 3 का डिफरेंस, इज इक्वल टू कितना हो गया 1.20 हो गया। इज इक्वल टू कितना दिया 1.20, तो 1 प्लस आई क्या हो जाएगा 1.20 रेज टू पावर हाफ, आई क्या हो जाएगा जो भी इसकी वैल्यू आएगी -1, जैसे एग्जाम्पल के सपोज 9.209 आ गया, कुछ भी आ जाएगा। सो दिस इज द एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि अगर कोई 3 टाइम पे 9.09% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी पैसा इन्वेस्ट करता 100 रुपए, तो उसको 5 साल के एंड पे 120 रुपीज मिल गए होते। ठीक, ये तो बहुत ही सिंपल सा केस हुआ, बहुत ही सिंपल सा केस हुआ। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट में, क्वेश्चन देखते हैं। एक ये देखो, जैसे थर्ड क्वेश्चन, T1T2 हमें दिया है, ये वाला क्वेश्चन, e रेज टू पावर 0.07 T2 माइनस T1, हमें T1T2 का एक्सप्रेशन दिया है से e रेज टू पावर 0.07 T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस 1 अपॉन T1 प्लस 1 रेज टू पावर 0.03। ये एक्यूमुलेशन फैक्टर कैसे आया ये हमें अभी जानने में इंटरेस्ट नहीं है, बस दिया हुआ है। वैसे चैप्टर 3 में, सॉरी जो चैप्टर 5 है उसके अंदर हम देखेंगे कि एक्यूमुलेशन फैक्टर कैसे आता है। अभी सिर्फ ये मान लेते हैं कि ये एक्यूमुलेशन फैक्टर हमें दिया हुआ है। मुझसे अगर मान लो ये मांगा होता जी A38 निकालो, मैं सिंपली क्या करता, मैं सिंपली ये करता कि T1 की जगह पर 3 डाल देता और T2 की जगह पर 8 डाल देता, इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेता, इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेता, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता, आंसर मेरा जो भी आता 1.2 पॉइंट्स जो भी आता, ठीक है, उसको मैं डेसिमल के बाद 5 प्लेस तक साथ में लिख देता, तो ये मेरा एक्यूमुलेशन फैक्टर हो जाता। ठीक है, ये मेरा एक्यूमुलेशन फैक्टर हो जाता। ठीक है, और इसके बाद अगर मान लो ये कहा जाता, इसी क्वेश्चन में मान लो ये कहा जाता कि A38 निकालो, निकाल लिया। किसी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे टाइम 3 पे, बताओ 8 पे उसको क्या मिलेगा। तो आप सीधा क्या करते, आपने जो A38 निकाल रखा है ना, उस A38 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकल आता कि अगर कोई 3 टाइम पे 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा तो उसको 8 टाइम पे कितना पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, चलिए एक्यूमुलेशन फैक्टर में एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट। ठीक है, ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, देखो अगर कोई टाइम 0 पे 1 रुपया इन्वेस्ट करता और बोलता जी मुझे टाइम 3 पे क्या दोगे, हमने बोला 1 प्लस आई पावर 3 देंगे, इसको एक्यूमुलेशन फैक्टर के टर्म में क्या कहोगे, A03 कहोगे। कोई कहता 3 टाइम पे मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करूंगा, मुझे 8 टाइम पे क्या दोगे, हमने बोला 1 प्लस आई रेस्ट पावर टाइम गैप 5, यानी कि A38 देंगे हम तुम्हें, A38 देंगे हम तुम्हें। वो कहता है अगर मान लो मैं 0 पे 1 रुपया इन्वेस्ट करूं, 3 पे सिर्फ एक बार आपके पास आऊं और मुझे मेरे पैसे दिखा देना, बस कितने पैसे दिखाओगे, हमने कहा A03। कहता उसी टाइम मैं उस पैसे को अगले 5 साल के लिए फिर से इन्वेस्ट कर दूंगा। तो मैंने कहा अब तुम्हारा प्रिंसिपल A03 हो चुका है, तुम इसको 3 से 8 के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो, तो हम आपको इतना पैसा देंगे, यानी A03 तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया और इसको तुमने इन्वेस्ट करना है 3 से लेकर 8 तक के लिए। ठीक है, तो हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, यानी उसको फाइनली पैसा कितना हम देने वाले हैं, A03 इंटू A38।
एक और बंदा आया हमारे पास, कहता है मैं 0 पे 1 रुपया इन्वेस्ट तो करूंगा, बट 8 पे मैं सीधे ही आके आपसे मांगूंगा पैसे। हमने बोला हम तुम्हें देंगे 1 + i raised to power 8। वो कहता है ठीक है जी, इसको हमने A08 कह दिया। अगर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं है, यानी 0 से 3 तक जो इंटरेस्ट रेट था वही इंटरेस्ट रेट अभी 3 से 8 के बीच में भी था, यानी कि 0 से 8 तक इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आया, तो क्या इस फर्स्ट पर्सन के अमाउंट में और इस सेकंड पर्सन के अमाउंट में कोई डिफरेंस आना चाहिए? कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए कि 1 + i पावर 3 इंटू 1 + i पावर 5 मल्टीप्लाई करके 1 + i पावर 8 ही आता है। ठीक है, ये 1 + i पावर 3 क्या था? A03 था। 1 + i पावर 5 क्या था? A38 था। और 1 + i पावर 8 क्या था? A08 था। यानी कि 0 से 3 गए और 3 से 8 गए इज सेम एज कि हम 0 से 8 तक चले गए। 0 से 3 गए और 3 से 8 गए, इट इज सेम एज कि हम 0 से 8 तक चले गए। तो इस चीज को अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो T1 से T2 गए, T2 से T3 गए। चलो मान लेते हैं हम 0 से गए थे, सपोज 0 से T1 पे गए, T1 से T2 गए, T2 से T3 गए, सो ऑन अप टू Tn-1 से Tn तक गए। तो फाइनली हम पहुंचे कहां? 0 से Tn पर पहुंचे, प्रोवाइडेड कि इन सब में इंटरेस्ट रेट कंसिस्टेंट है एंड जहां पे एक खत्म हो रहा है पीरियड, अगला पीरियड वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसके बराबर होगा। इस कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल का इस्तेमाल हमारा उन केसेस में होता है जहां पर हमें ना एक्यूमुलेशन फैक्टर का कोई एक्सप्रेशन दिया होता है एंड वो दिया होता है 0 से, सपोज A0 से लेकर T तक का मुझे एक्सप्रेशन दिया है, बट मुझे निकालना T1 से T2 का है। मुझे 0 से T का गिवन है और मुझे T1 से T2 का निकालना है, तो मैं इस प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का इस्तेमाल करके कर सकता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी के बेस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इट इज नोन दैट द एक्यूमुलेशन फैक्टर A0t इज ऑफ द फॉर्म A0t is equal to B 1.1 raised to T plus CT square, where B and C are constant to be determined। 1000 0 टाइम पे इन्वेस्ट किया जो कि 1700 बन गया है टाइम 3 पे। हमें बताना है कि अगर 1 टाइम पे 1000 इन्वेस्ट किया होता तो 12 टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होती। चलिए पहले मैं आपको, जैसे गिवन क्या है, A0t इज इक्वल टू 1.1 raised to T B इंटू प्लस CT स्क्वायर, ये आपको वैल्यू दे रखी है A0t की। एक चीज मैं आपको पहले समझा दूं, A00 क्या होता है? A00 क्या होता है? A00 0 नहीं होता, A00 1 के बराबर होता है। A00 1 के बराबर होता है। इसका लॉजिक समझ लो पहले। देखो 0 टाइम पे अगर आप 1 रुपी इन्वेस्ट करोगे, A0t क्या बताता है कि 0 टाइम पे अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो T टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होगी? तो जिस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस टाइम पे तो उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी ना। आप बैंक में डिपॉजिट कराओ 1 रुपया और उसी टाइम पे इधर डिपॉजिट किया, इस हाथ डिपॉजिट किया और दूसरे इंक्वायरी काउंटर पे आप जाके बोलो कि जी मैंने जमा करवाए अभी 1 रुपया, बताओ मेरे कितने पैसे बन गए। तो जो जवाब जो देगा वो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा, बट सिंपल टर्म्स में वो क्या बोलेगा कि जी अभी आपने डिपॉजिट किया है तो अभी डिपॉजिट का अभी थोड़ी कुछ बढ़ जाएगा, टाइम तो दो उसको बढ़ने के लिए। सो 0 टाइम पे अगर इन्वेस्ट किया है तो 0 पे उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। तो जब भी हमें 0t का एक्सप्रेशन दिया हो, सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? A001 लेके इसकी वैल्यू हमने इससे C तो हमारा 0 हो गया, यहाँ पे B इंटू 1.1 रेज़ पावर 0 1 हो गया, तो B की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब B की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। फिर हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि टाइम 0 पे किसी ने 1000 इन्वेस्ट किया था तो उसका टाइम 3 पे 1700 बन गया है। तो 0 टाइम पे अगर 1000 इन्वेस्ट किया, 0 पे अगर 1 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो इतना बनता, 0 पे 1000 इन्वेस्ट किया तो इतना बना, मिला के बना कितना है? 1700।
तो हमारा A03 का वैल्यू क्या हो गया, 1700 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज 1.70। अच्छा, वैसे A03 अगर मैं A0t के एक्सप्रेशन में पुट करके निकालता तो क्या होता, b इंटू 1.1 to स्क्वायर 3 प्लस 3c इंटू 3 का स्क्वायर, ये होता। ठीक है, b की वैल्यू 1 है, A03 का एक्सप्रेशन की वैल्यू 1.70 है, सो 1 इंटू 1.1 स्क्वायर 3 प्लस c इंटू 9 इज इक्वल टू 1.70 हो गया। तो इससे हमारी c की वैल्यू निकल आएगी। जब हमारे पास b आ चुका है, जब हमारे पास c आ चुका है, तो इसका हमारे पास A0t भी, b की वैल्यू 1 इंटू 1.1 स्क्वायर t प्लस में c की वैल्यू पुट करके इंटू टी स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका है। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि टाइम 1 पे इन्वेस्ट किया था कितना, टाइम 1 पे इन्वेस्ट किया था 1000, उसकी वैल्यू बताओ टाइम 12 पे क्या होगी। ठीक है, यानी कि अगर ये 0 से 12 पे पूछा होता ना, तो मैं सिंपली क्या करता, A0t के एक्सप्रेशन में t की वैल्यू 12 डालता, मेरा A012 का आंसर आया था। बट मुझे A112 निकालना है, मुझे A112 निकालना है। यहां पर अब मेरा प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी काम आएगा। मुझे पता है 0 से 1 जाना और 1 से 12 जाना इज सेम एज 0 से 12 जाना। 0 से 1 निकालना मेरे लिए पॉसिबल है क्या, जब A0t पता है मुझे, t की वैल्यू 1 डालूंगा, मेरा A0t निकल आएगा, A01 निकल आएगा। A012 निकालना पॉसिबल है, तो मुझे A112 निकालने के लिए जस्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे A012 को डिवाइड करना पड़ेगा A01 से, मेरा एक्सप्रेशन निकल आएगा। जो भी वैल्यू आएगी डेसिमल के बाद 5 प्लेस तक मैं ले लूंगा और फिर मैं उस आंसर को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा कि 1000 रुपए की एक्यूमुलेटेड वैल्यू मेरी, जो कि 1 टाइम पे मैंने इन्वेस्ट किया था, 12 टाइम पे कितनी हो जाएगी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो 0 टाइम पे 4600 किसी ने इन्वेस्ट किया, उसको टाइम 10 पे 8200 मिला, तो हमारा 4600 इंटू A010 क्या हो जाएगा, 8200। तो मेरा A010 का वैल्यू क्या निकल आया, 8200 डिवाइडेड बाय 4600। चलिए ये हो गया ना। और मुझे कुछ ये, चलो इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी, जो भी निकली। साथ ही मुझे और गिवन है कुछ एक्यूमुलेशन फैक्टर मुझे कैलकुलेट करके दे रखे हैं, जैसे A09 की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.8, A24 की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.1, A27 की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.32, A49 की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.45। मेरा टास्क है A710 निकालना। मुझे पूछा है A710 क्या होगा। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है क्या क्या वैल्यूज हमें गिवन है और उसके बेस पे हम जो निकालना है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मेरे पास कंसिस्टेंसी ढूंढो कहां है, 2 से 4 है और 4 से 9 है और 0 से 9 भी है। तो अगर मैं 0 से 9 को देखूं, 0 to 9 देखूं, तो इट विल बी 0 to 2 इंटू 2 to 4 इंटू 4 to 9। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, इससे मैं निकाल सकता हूं A02। चलिए मान लिया मैंने, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब 710 चाहिए। अब कंसिस्टेंसी ढूंढो, 2 से 7 दिया है और 0 से 2 भी दिया है, तो 0 से 2 जाना, 2 से 7 जाना एंड 7 से 10 जाना इज सेम एज 0 से 10 जाना। 0 से 10 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 0 से 2 यहां से निकाल चुके हैं, 2 to 7 मुझे दिया हुआ है, इसका मतलब ये निकाल रखा है मैंने, ये दिया हुआ है, ये मैंने निकाल लिया है। इससे मेरा क्या आ जाएगा, A710 का मेरा वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो जैसे इंडिया के जो कोई अगर इंडिया से अपियर हो रहा हो, तो इंडिया में ना मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे आपको सारी ये वैल्यूज दे दी जाएंगी और बोला जाएगा जी A710 क्या होगा, तो उसके बिहाइंड जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी आपको करनी पड़ेगी। बट आपको फाइनली जो लिखना होगा, आंसर लिखना होगा कि आपको
कॉम जो आपका राइट आंसर है उसको चूज करके जो है उसका आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, सो A710 हमारा निकल आया। देखो इस चैप्टर में हमारे जो टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं, दैट इज फर्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड इज कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड इज एक्यूमुलेशन फैक्टर। ये तीनों हम आज क्लास 1 के अंदर खत्म कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट। डिस्काउंट के अंदर सिंपल डिस्काउंट, कंपाउंड डिस्काउंट एंड डिस्काउंट फैक्टर सब कुछ आएगा। प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट, इसके बाद इक्विवेलेंट रेट्स एंड इफेक्ट, इक्विवेलेंट रेट्स एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आएंगे। तो ये हमारा जो होगा क्लास 2 में कवर होगा और फिर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर असाइनमेंट पे नजर डालें तो असाइनमेंट जो आपका है सिंपल इंटरेस्ट के, इसमें जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 12 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के हैं, ये हमने आज डिस्कस कर लिए। 13 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं, ये भी हमने कर लिए। एंड 8 क्वेश्चन हमारे एक्यूमुलेशन फैक्टर के हैं। तो ये क्वेश्चंस अब आप कर सकते हैं एंड इसके जो भी डाउट्स होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म होती है।